पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा जो है आजकल बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन होती है ना, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और बहुत सारे अंदेशे मौजूद हैं कि कल पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। ऐसे में ही पहले एक ख़बर ये थी कि कल एक काबीना का इजलास होगा। ये ख़बर सरकारी ज़राए से पहले चलाई गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को बैन करने के हवाले से काबीना गौर करेगी या उसके ऊपर फ़ैसला साजी करेगी। उसके बाद दूसरी खबर आई कि आज डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ पहले ये ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जो खबर है इसी से करते हैं। डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3-4 बड़े नुकात की निशानदेही की और बाद चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजाहत दरकार थी, उसकी वजाहत भी की। जैसे अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है, इसकी नोयत क्या है, बड़ा तफसील के साथ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा हिस्सा उन्होंने उसी के ऊपर सर्व किया। फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में जहाँ पर बहुत सारे वो इशूज़ एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने टेरर और क्राइम का नेक्सस जो है इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से बात की, स्मगलिंग का जिक्र किया। बाज़ चीज़ें ऐसी थी जिससे बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। बॉर्डर के ऊपर जो स्मगलिंग होती है, ये लॉ इन्फोर्समेंट का काम है। ईरानियन बॉर्डर्स के ऊपर रोज़ाना 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ तेल भर के पाकिस्तान में आती हैं और हमारी आंखों में, सब हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हमारी आंखों में उस वक्त पट्टी बंदी होती है। हमें पता नहीं चलता कि 2-2.5 हज़ार गाड़ी ये पाकिस्तान में कैसे आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो ऑयल कंजम्पशन है, जो इंपोर्ट होता है ऑफिशियली ऑयल, वो 10-15%, 20% उसमें कमी आ जाती है। इतना तेल जो है पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रहा है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रियासत पाकिस्तान की, जिसमें हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट और फ़ौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये सारे शामिल हैं। फिर अफ़गान बॉर्डर, जिसके ऊपर से 2 चीज़ें स्मगल होती हैं। एक तो अशिया स्मगल होती हैं, दूसरा यहाँ से डॉलर जाता है स्मगल होके अफ़गानिस्तान, और तीसरा सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो है टेरर स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, जिसमें पाकिस्तानी कौम के बच्चे शहीद होते हैं। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बॉर्डर के ऊपर जो बाड़ लगाई गई, ये इसलिए लगाई गई थी कि इस चीज़ों को, जो इलीगल एक्टिविटी है, इसको रोका जा सके। क्यों नहीं रुकी? फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मदारस की रजिस्ट्रेशन, 22,000 मदारस है, 16,000 रजिस्टर हुए हैं, बाकी नहीं हुए। ये हुकूमत और दोबारा लॉ इन्फोर्समेंट की दोबारा नाकामी है। हुकूमत अकेली इन अदारों की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती और फ़ौज अकेली की भी ज़िम्मेदारी नहीं। तो कलेक्टिवली हमें इस फेलियर को मानना चाहिए कि पाकिस्तान में ये काम हो रहा है और हम इसके ऊपर चुप हैं। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माजी की कोताहियों के ऊपर आज हम पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आर्म्ड आउटफिट्स हैं, मुसल्ह जत्थे हैं, ये पाकिस्तान में कैसे मार्ज़ वजूद में आए और पाकिस्तान में खून रेज़ी क्यों शुरू हुई? हमें पता है कि आज से 30-40 साल पहले कुछ ऐसे फ़ैसले किए गए थे जिससे पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर ये क्लाशनकोव भी आई, ड्रग्स भी आई, ये मुसल्ह जत्थे, जैश, लश्कर सिपाह भी बने। आज हम कहते हैं ये माजी की गलतियाँ, हमारा कसूर नहीं है, हमारा सबका कसूर है। उस वक्त के पॉलिटिशियंस और हुकूमत का भी, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का भी, और आज की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भी। ना माने तो ये और बात है कि हम आंखें बंद करके कहें मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, उंगली दूसरे की तरफ उठाएं, अपनी तरफ ना देखें, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव फेलियर है जिसको मानना चाहिए। और इसका हल भी कलेक्टिव ही निकलेगा। अगर ये कोई फ़र्द समझता है कि एक दूसरे की तरफ उंगली उठा के इसका हल निकल आएगा, तो नहीं निकलेगा। पाकिस्तान में 2-3 साल से, बल्कि पिछले 7-8 साल से इंतशार जारी है। पहले नया पाकिस्तान के नाम के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ़ को खड़ा करने का तजर्बा शुरू किया गया, फिर उसको गिरा के PDM को खड़ा करने का तजर्बा किया गया। तो उससे हर एक चीज़ से पाकिस्तान में फ़साद फैला है, इंतशार फैला है। इंतखाबात ऐसे हुए हैं जिसको मानने पे कोई तैयार नहीं है। ना एज ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ, ना कोई सियासी जमात मानती है। और अब अदालतों के सामने मामला है और अदालतों से भी अंदेशा ये है कि कुछ ऐसा ही ना कह दें, इसलिए कुछ और होने का भी खतरा मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान आगे चलेगा? बड़ी मुश्किल बात है। 2-3 स्टेटमेंट्स हैं जो DG साहब के आपको सुनाऊंगा, फिर गुफ्तगू का सिलसिला भी इसको आगे बढ़ाएंगे। इंतशारी टोला, वो तहरीक-ए-इंसाफ़ का उन्होंने पूरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ़ का दूसरा नाम उन्होंने सियासी इंतशारी टोला रखा है। सुनिए क्या कह रहे हैं। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। ये इसलिए हुआ, जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुँचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। पाकिस्तान में ये इंतशार और फस्तायत, अगर इसकी मिसालें ढूंढनी हो तो हमें 3-4 चीज़ों को सामने रखना चाहिए। फ़ौज के ऊपर या GHQ के ऊपर और कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक यकीनन उसमें से एक अहम कड़ी है। आप ये रियासत की अलामतें हैं ये अदारे, उसमें PTV स्टेशन भी शामिल है। PTV स्टेशन पे जब हमला किया गया, पार्लिमान जो मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी में उसकी माँ है सारे इदारों की, उसके ऊपर जब अटैक किया गया, उसके मनसूबा साज कौन थे, उसको कुटहरे में कौन लाएगा, कौन हिम्मत करेगा? अगर किसी में हिम्मत है तो उसका जवाब दे कि कभी उसको कोई कुटहरे में ला सकता है? नहीं ला सकता। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को जब स्टॉर्म किया PMLN ने, वो भी रियासत का एक सिंबल है, इदारा है, उसके ज़िम्मेदारों को कौन कुटहरे में लाएगा?
क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पंजाब हाउस में जिन लोगों ने मनसूबा साजी की थी वो आज हुकूमत में? अगर इसका जवाब आप सच में नहीं कोई बता सकता तो फिर हम इसका हल भी नहीं कभी ढूंढ सकेंगे। आज इमरान खान का आज जर्नलिस्ट के साथ जब उनका इंटरेक्शन हुआ अडयाला के अंदर, तो इमरान खान का एक बयान सामने आया जो मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे पास कैमरास के ऊपर उनकी जब अदालत के अंदर पेशियाँ होती थी तो लफ्ज़ आगे पीछे करके वो मुख्तलिफ़ शक्लों में कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट पहले भी मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि जब मुझे पकड़ा जाएगा तो एहतजाज कहाँ होगा? एहतजाज वहीं होगा ना जहाँ फ़ौज या रेंजर्स पकड़ेगी, तो एहतजाज तो उनके भी दफ्तरों के बाहर होगा। इससे मिलते जुलते अल्फाज में उनके बयानात माजी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आजकल हमारी, क्योंकि पैमरा बहुत अक्लमंद है, उसने कहा हुआ ऐसी कोई चीज़ नहीं चलाएंगे तो हम नहीं चलाते, चलाऊँगा तो मेरे चैनल के लिए मसाइल होंगे। लेकिन आज उन्होंने रिपोर्टर से जो बात की है, उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज की बात की थी मैंने, जब 9 मई से कबल, 9 मई के वाक़या से कबल उनको गिरफ़्तार किया गया तो मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी GHQ के बाहर। ये बराह रास्त एक कन्फेशन है जिसको आगे चल के प्रोग्राम के अंदर हम आज डिस्कस भी करेंगे। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हों या बेनामी प्रॉपर्टीज़ हों, हमारी एलीट उसके अंदर इन्वॉल्व है। आप 10 बड़े शहरों का सर्वे कर लें, पार्लिमान को उसके अंदर शामिल रखें जब भी करें, तो देखें कि नॉन कस्टम पेड लग्जरी व्हीकल्स कौन चलाता है पाकिस्तान में, और बेनामी प्रॉपर्टीज़ 10 बड़े शहरों का सर्वे कर लें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, आप इन शहरों को शामिल करके देखें बेनामी प्रॉपर्टीज़ ओन कौन करता है, उसको अटैच करें, सारी प्रॉपर्टीज़ को भग के सरकार जब्त करें, और सारी गाड़ियाँ जहाँ जहाँ खड़ी हैं उनको पुलिस वालों को ऑर्डर करें कि वहीं जब्त कर ली जाए। कैसे साफ़ नहीं होगी? जहाँ विल हो वहाँ रास्ता होता है, जहाँ विल ना हो वहाँ रास्ता नहीं होता। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव फेलियर। मैं अपने प्रोग्राम के शुरा की तरफ आता हूँ। आज प्रोग्राम मेहमान है ज़रताज गुल साहबा, पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN से। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ज़रताज बीबी, आपके लिए जो अल्फाज का चुनाव है वो है इंतशारी सियासी टोला और सियासी माफिया, 2 अल्फाज है, आज एक इजाफा हो गया। पहले इंतशारी टोला था सिर्फ, आज उन्होंने सियासी माफिया का भी इस्तेमाल किया। योर रिएक्शन? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपके प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए बैठी हुई हूँ कि मैं अपने पब्लिक को, अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को और अपने तमाम लीडरान को ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा आपसे कहा था कि ना मैं मुल्क में छुपूंगी, ना मैं दहशतगर्द हूँ, ना मैं गद्दार हूँ, ना मैंने इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाया है। मेरे जो लीडर हैं खान साहब, इमरान खान, उनको सज़ा जो दी गई है वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ दी गई है। 28 साल की उनकी जद्दोजहद है और 28 साल में मुझ जैसे यंग लीडर उन्होंने क्रिएट किए हैं। उन्होंने अपने ख़ानदान को कोई वो नहीं दी, जगह नहीं दी। उन्होंने यंग लीडर्स को जो पाकिस्तान की सियासत में, जिनके बाप दादा सियासत में नहीं थे, एक नज़रिए के ऊपर ISF के स्टूडेंट को उठा के आज आप मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि PTI के पार्लिमानी लीडर है। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं अपने लीडर का दिफा करने के लिए बैठी हूँ, मैं अपने मुल्क का दिफा करने के लिए बैठी हूँ, और मैं अपनी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ऊपर मुझे फ़ख्र है, मैं उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जहाँ तक DGIS-PR की बात है, ना तो मैं कोई इनको तुर्की जवाब दे सकती हूँ, ना मेरे पास वो स्टेटस है। मैं सिर्फ एक बात कर सकती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि जो पाक अफवाज हैं वो हमें उसके ऊपर फ़ख्र है, और मेरे लीडर ने भी मुझे ये बात सिखाई, और ये मेरी अपने पेट्रियोटिज़म का भी वो है, तकाजा है। और मैं ये समझती हूँ कि वो दुनिया की प्रोफेशनल फ़ौज में से हैं, और प्रोफेशनल आर्मी जो है वो अपने फैसले जो है वो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर करती हैं कि कौमी सलामती को किस तरह का ख़तरा है और हमें अपने बॉर्डर को कैसे सिक्योर करना है। और जब आवाम उनके साथ खड़ी होती है तो जो भी वो ऑपरेशन करेंगे वो हमेशा कामयाब होगा। जहाँ तक उसकी बात है कि सियासी बयानियाँ, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी सियासी बयानियाँ बनाती हैं, येस वी विल डू, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने मुल्क में सियासत करनी है। अगर मेरे अपोनेंट को मेयर शराफत अली से हारने के बाद मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर फॉर्म 47 के ऊपर सियासत करने का हक है, अगर उसकी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी हर जगह उसकी प्रॉपर्टी निकल गई है? उसके पास एसेट बियॉन्ड मींस है, और वो जवाबदेह नहीं है मुल्क को। और ज़रताज गुल मुल्क को जवाबदेह है, क्योंकि उसकी कोई काली फाइल नहीं है, उसकी कोई काली वीडियो नहीं है, उसने मुल्क में इंतशार नहीं फैलाया, और मेरे ऊपर 43 से ज़्यादा FIR है, गदार भी का, इंटरस्टेट भी का। इसके बावजूद भी मैं अपने मुल्क में अपने इलाके डेरा गाजी खान को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास राइट है। तो अगर उनको राइट है तो मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे भी अपने मुल्क को और अपनी PTI को और अपने डेरा गाजी खान को रिप्रेजेंट करने का हक है। जहाँ तक ये बात आती है कि पॉलिटिकल लोगों को आप कहें कि इंतशार, मेरी मलिक साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी आपने कहा 8 फरवरी को पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का जो पैमाना है वो कोई खूबसूरती नहीं है, ना कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ना ही कोई जायदाद का मुकाबला है, ना कोई ज़मीन का झगड़ा है।
पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव होता है, वो अपना बताते हैं कि ये मेरी पिछली कारकर्दगी है या ये मेरी पार्टी का नस्बुलैन है, वो एक मंशूर देते हैं और उस मंशूर के मुताबिक वो अवाम में जाते हैं। अवाम एक पैमाना है पॉलिटिकल पार्टी को जांचने का, पैमाने का, कि वो इंतशारी टोला है या वो गद्दार हैं या वो इस मुल्क को चलाने के काबिल हैं या उनको पॉलिटिकल राइट्स है कि वो हमारे नुमाइंदे बने। नहीं, अगर वो इस पैमाने के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो वो आपको वोट नहीं देंगे, वो आपको सियासत में से निकाल के बाहर निकालेंगे। फिर आप जितना मर्जी रोए कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन अवाम आपको निकाल देंगे। तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी में अबडक्शन हुई, हमारे कारकुनान अगवा हुए, हमारे लीडर को जो है वो अभी तक 31 साल की सजा देके रातों रात जो है उनको जेल में डाला गया। 200 से ज्यादा हमें निशानात दिए, पार्टी का निशान किया गया, पार्टी को खत्म किया गया। इसके बावजूद भी 8 फरवरी को ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान के नाम पे वोट दिया, मुझे भी दिया और मुझे इस बात के ऊपर फख्र है। अब मैं ये समझती हूँ कि जो कौमी सलामती होती है ना, आखिरी बात सिर्फ जो कौमी सलामती होती है ना, मेरा मुल्क मेरे लिए सबसे अहम है। चाहे इस मुल्क में आप मुझे जो कहें, मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कि आप कहें कि जरताज गुल या उसका लीडर गद्दार है और आप मुझे कहें कि मैं अपना मुल्क छोड़ के चले जाऊं। नहीं जाना, अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना, अपने मुल्क के अंदर रह के मुकाबला करना है। इसी कोर्ट से ही हमें वो मिलेगा। दोबारा वजीर आजम बन के आएंगे, आप हमें कोई वेक स्टेटमेंट देके हमें आप सियासत से बाहर नहीं कर सकते। आप हमें माइनस करेंगे, इमरान खान को अवाम प्लस करती है। कौमी सलामती ये है कि खवातीन को सड़कों के ऊपर ना घसीटा जा रहा है। कौमी सलामती ये है कि आप अवाम को माइनस ना करें। 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया, आप उसको माइनस करना चाहते हैं। नौजवान, एक सेकंड, आखिरी बात, नौजवानों को माइनस ना करें। नौजवान आपके मुल्क का मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उनको यहाँ पर रहने दें। सो आई एम हियर टू डिफेंड माय पार्टी। मुझे रंजा साहब, जो आज जो